नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फूल गोभी की, जो कि गोभी वर्गीय सब्जी फसलों में एक बेहद ही खास फसल है। सब्जी और फास्ट फूड के तौर पर इसके बढ़ते इस्तेमाल के कारण इसकी खेती व्यावसायिक रूप ले चुकी है। लगभग पूरे भारत में उगाए जाने वाली फूल गोभी का इस्तेमाल आजकल अचार, पकौड़े, सूप, बिरयानी और फास्ट फूड के लिए भी किया जाने लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फूल गोभी में कई तरह के गुण भी पाए जाते हैं। विटामिन ए का मुख्य स्रोत होने के कारण इसका जूस लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है। तो आइए आज कृषि विशेष में विस्तार से बात करते हैं फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी एक लोकप्रिय शाक है। इसका उत्पत्ति स्थान साइप्रस व इटली का भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। भारत में इसका आगमन मध्यकाल में हुआ माना जाता है। ये ब्रेसिकेसी ओलिरेसिया जाति का पौधा है। फूल गोभी में कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट और लौह तत्व के अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयोडीन और पोटेशियम तथा थोड़ी सी मात्रा में तांबा भी मौजूद होता है। वैसे तो बहुत सारे पोषक तत्व फूल गोभी में होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, चाहे पोटेशियम हो, ये सभी होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इनमें ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं और ये ग्लूकोसिनोलेट्स जो कैंसर रोधी भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में यदि कैंसर उत्पन्न होने के जो कारण हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है या उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसलिए गोभी की महत्ता हमारे भोजन में ज़्यादा मानी जाती है। फूल गोभी इतने सारे पोषक तत्व एक साथ प्रदान करती है। फूल गोभी के दूसरे फायदे इस प्रकार हैं। खून साफ करने और चर्म रोगों से बचाने में फूल गोभी बेहद फायदेमंद होती है। इसके लिए कच्ची फूल गोभी या इसके जूस का सेवन किया जा सकता है। ये दोनों ही तरीके कारगर साबित होते हैं। जोड़ों का दर्द, गठिया और हड्डियों के दर्द की समस्या होने पर फूल गोभी और गाजर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से काफी लाभ होता है। लगातार 3 महीने इसका सेवन बेहद लाभप्रद होता है। कोलाइटिस, पेट दर्द या पेट से संबंधित अन्य समस्याओं में फूल गोभी कारगर है। चावल के पानी में इसके हरे भाग को मिलाकर सेवन करने से पेट की समस्याओं से निजात मिलती है। लिवर में मौजूद एंजाइम्स को सक्रिय करने में फूल गोभी का सेवन मददगार होता है। इसके सेवन से लिवर सही तरीके से काम करता है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर कर देता है। गले की समस्याओं जैसे गले में दर्द, सूजन आदि होने पर फूल गोभी के पत्तों को पीसकर उसका रस निकालें और इसका सेवन करें। फूल गोभी का रस गले की समस्याओं को दूर करने में लाभकारी साबित होता है। मसूड़ों में दर्द, सूजन या मसूड़ों से खून आने की समस्या होने पर फूल गोभी के पत्तों के रस से कुल्ला करना फायदेमंद होता है। ये पैराथायरॉयड ग्रंथि के सही कार्यान्वयन में भी मददगार है। गर्भावस्था के दौरान फूल गोभी काफी फायदेमंद होती है। ये फोलेट, विटामिन ए और सी से भी भरपूर होती है, जो कोशिकाओं के विकास के साथ ही इससे गर्भ में पल रहे भ्रूण को काफी लाभ होता है। फूल गोभी विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। वजन कम करने में फूल गोभी काफी फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन सी अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद करता है। इसमें फोलेट की मौजूदगी भी मोटापे से निजात दिलाने में मदद करती है। इसमें स्टार्च भी नहीं होता। ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ कैल्शियम से भी भरपूर होता है, जो तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। फूल गोभी में सिनोलेट्स नामक तत्व पाया जाता है, जिसे कैंसर रोधी माना जाता है। सिनोलेट्स कैंसर को पनपने से रोकता है। ऐसी स्थिति में फूल गोभी को खाने से कैंसर का खतरा भी कम रहता है। फाइबर की उच्च मात्रा फूल गोभी अन्य क्रूसीफेरस सब्जियों से बिल्कुल अलग फाइबर में उच्च होती है। फाइबर हमारे पेट की सेहत का ख्याल रखता है। फूल गोभी का अगर फाइबर के लिए सेवन किया जाए तो फूल गोभी अनाज और फलियों का कम कैलोरी वाला विकल्प है। भारत में लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है और इसका जो कुल उत्पादन है वो लगभग 90 लाख मीट्रिक टन है। और दूसरी बात ये कि ये वर्ष भर उपलब्ध होती है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो जहाँ लगभग 7-8 महीने इसकी खेती की जाती है। उसके बाद जो अधिक गर्मी का समय आता है, मई जून के समय है, उस समय पहाड़ी क्षेत्रों से भी गोभी की सप्लाई होती है। तो ये कह सकते हैं कि गोभी भारत में आज के दिन वर्ष भर उपलब्ध रहती है। फूल गोभी के उत्पादन के लिए उपजाऊ भूमि में आसानी से वृद्धि करता है। इसके लिए बलुई एवं दोमट मिट्टी, जो कि उत्तम जल निकासी वाली होती है, उत्तम मानी जाती है। फूल गोभी के लिए शीतल और नम जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। फूल गोभी की सफल खेती के लिए
15 से 20 डिग्री तापमान उत्तम माना जाता है। अधिक ठंडा और पाले का प्रकोप होने से फूलों को अधिक नुकसान होता है। उच्च तापक्रम या निम्न तापक्रम तथा कम वायुमंडलीय आर्द्रता फूल गोभी की फसल के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। ऐसी दशा में ऐसी जलवायु वाले इलाके में फूल गोभी की फसल लेने से परहेज करना बेहतर होता है। परिपक्वता के आधार पर समूह की बात करें तो फूल गोभी में 4 मुख्य समूह हैं। एक है अगेती समूह है, जिसकी बुआई का कार्य है वो जून और जुलाई के महीने में करते हैं। दूसरा जो समूह है वो मध्य अगेती है, जिसकी बुआई का जो समय है वो अगस्त का है। और तीसरा समूह है मध्य पछेती है, जिसकी बुआई का समय सितंबर का महीना है। और जो चौथा समूह है जिसको हम पछेती फूलगोभी कहते हैं, उसको किसान भाई अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में लगा सकते हैं। इनकी जो रोपाई है वो बुआई के लगभग 45 दिन हम समय रखते हैं अगेती फूलगोभी की पौधशाला का। और जो बाकी समूह हैं जो मध्य अगेती, मध्य पछेती या पछेती है, उसकी रोपाई हम लगभग 30 दिन बाद में कर देते हैं। तो इसी के हिसाब से रोपाई करने के बाद जो परिपक्वता का समय है वो भी लगभग अलग अलग आता है इनका, भले ही हम एक साथ इनकी रोपाई कर दें। इसलिए किसान भाइयों को विशेषतः ध्यान रखना चाहिए कि जो बुआई का समय की स्तुति की गई है उसी को ही मान्य करें, उसी के हिसाब से ही उसकी बुआई का समय का निर्धारण करें। यदि हम कभी कभी गलती से अगेती किस्म को पछेती में लगा देते हैं या पछेती किस्म को अगेती में लगा देते हैं तो उससे पूरा नुकसान होने की संभावनाएं किसानों की बनी रहती है। इसलिए इस बात पे विशेषतः ध्यान दें। यदि बात करें उत्तम किस्मों की या संकर प्रजातियों की फूलगोभी में, तो समूहवार जो मैंने अभी बात की किस्में विकसित की गई हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, और साथ ही साथ दूसरे संस्थान भी हैं उनके द्वारा। यदि उसकी चर्चा करें तो अगेती समूह में पूसा मेघना सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है, जो सितंबर के अंत और अक्टूबर के मध्य तक पक जाती है। और दूसरी जो किस्म है जो अधिक पैदावार देती है अगेती समूह में पूसा अश्विनी है, जिसकी पैदावार लगभग 16 से 18 टन प्रति हेक्टेयर है। ये ओपी किस्म है, किसान ले जा करके इसका अपना बीज भी बना सकते हैं। जो तीसरी किस्म है पूसा कार्तिकी, वो अश्विनी से थोड़ी बाद में आती है, जो अक्टूबर के अंत या नवंबर के मध्य तक चलती है। तो ये अगेती समूह की हैं। साथ ही साथ 2 संकर किस्में भी हैं, पूसा कार्तिक शंकर और पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 101। ये 2 अलग संकर किस्में निकली हैं। इनकी पैदावार लगभग 20 से 22 टन 24 टन प्रति हेक्टेयर होती है और ये अक्टूबर के महीने में पकती हैं। यदि बात करें पूर्वी भारत की, तो वहाँ पे जो भारतीय सब्जी विज्ञान संस्थान है जो बनारस में, उसने भी एक काशी 25 नाम की किस्म निकाली है। और साथ ही साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय है साबोर, उसने साबोर अग्रिम और सागौर मुक्ता 2 किस्में निकाली हैं, जो अगेती समूह के किसान भाई, उस क्षेत्र के किसान भाई वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये अगेती समूह की किस्में हैं। यदि मध्य अगेती की बात करें, जिनकी मैंने कहा था कि बुआई का समय है वो अगस्त का है, उस समय पूसा शरद सबसे अच्छी किस्म है, उसकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। और उसकी जो पकने का समय है वो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक का होता है। साथ ही साथ एक संकर किस्म भी आई है, उसका नाम है पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 3। उसकी खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। उसकी भी परिपक्वता का समय है वो दिसंबर का प्रथम पखवाड़ा है। तो इस प्रकार से इस समूह में 2 किस्में हमारे पास हैं। यदि बात करें पछेती समूह की, तो उसमें पूसा पोसजा और पूसा सुक्ति 2 किस्में हैं। और साथ ही साथ एक पुरानी संकर किस्म है पूसा हाइब्रिड 2, और एक नई किस्म आई है जो कटराइन स्टेशन से आई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के, उसका नाम है पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 301। तो ये 3 अलग अलग 2 किस्में और 2 संकर प्रजातियां इस समूह में उपलब्ध हैं। इनकी किसान भाई खेती कर सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। और जो पछेती समूह है जो फरवरी और मार्च के 2 महीनों में पकता है, किसान भाई इनकी रोपाई है वो नवंबर और दिसंबर में करते हैं। इसके लिए जो किस्में हैं वो मुख्यतः पूसा स्नोबॉल KT 25 के नाम से चलती है, और पूसा स्नोबॉल K1 भी है। और साथ ही साथ 2 संकर किस्में आई हैं, पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 1 और पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 2। और जो पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 3 की बात कर रहे थे, 301 की बात कर रहे थे, उसकी भी खेती इस समय की जा सकती है, जो मैं बता रहा हूँ पछेती समूह की कटाई के लिए। तो ये इन जो किस्में हैं इनकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है, लगभग 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर इनकी पैदावार चली जाती है। और इनका जो फूल है वो सफ़ेद दूधिया रंग का होता है। तो किसान भाई इनकी भी खेती करके अधिक मुनाफा ले सकते हैं। भूमि का pH 5.5 से 6.8 होना उपयुक्त होता है। लंबे समय तक 20 डिग्री व उच्च तापमान रहने से
फूल गोभी की फसल में मिठास आती है। बात करें हम पानी के प्रबंधन की, जल के प्रबंधन की, तो इसमें विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि अधिक पानी भी खेत में ना भरे। जैसे भी बारिश हो या कुछ अधिक नियंत्रित सिंचाई हो तो अधिक पानी को खेत से ज़रूर जल निकासी करें, और साथ ही साथ कम पानी भी ना रहे तो इसलिए उचित मात्रा में अगेती फूल गोभी में 7 से 8 दिन के अंतराल पे, और जो पछेती है उसमें लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करें। और जिन किसानों की खेती बार बार सूखती है, यदि कम अंतराल की चाहिए तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखें कि 4 से 5 दिन के अंतराल पे भी सिंचाई की जा सकती है। फूल गोभी की फसल का उत्पादन करने से पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की 3 से 4 बार जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर समतल कर दिया जाता है। इससे खेत की मिट्टी नम हो जाती है। फूल गोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश का होना अत्यंत आवश्यक है। हमेशा नर्सरी है वो उठी हुई मेड़ी पे बनाएं। उसके लिए लगभग 1 फीट ऊंची उठी हुई मेड़ी बनाएं, और मेड़ी की चौड़ाई है वो आधा फीट से 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास रखें। उसको अच्छे से भुरभुरा बनाएं और उस पर लाइनें बना करके बीज की बुआई करें। बीज को हमेशा बुआई से पहले उपचारित जरूर करें। किसान भाई बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं बीज को, या ट्राइकोडर्मा है उसको 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करके बुआई करें और उसके लाइनों में बुआई करें, और उसके बाद जब लाइनें बंद कर देते हैं बुआई के, उसके ऊपर सूखी घास जरूर डालें। उस सूखी घास के ऊपर ही पानी डालते रहें 3-4 दिन तक। जब जमाव अच्छा हो जाए उसके बाद घास को हटाएं। एक बात और ध्यान रखने की बात है कि जून के महीने में बहुत गर्मी होती है। उस समय शेडनेट जैसे कि हरी छायादार जो जाल आता है उससे छाया जरूर दें, ताकि आपकी पौध की जो जमाव है वो अच्छा आए और अच्छी पौध नर्सरी से निकल के आए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर गुड़ाई जरूर करें, और यदि बीमारी दिखती है जिसमें पौधा ज़मीन के पास से गिर जाता है गड़ के, यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो ऐसे पौधों को तो नर्सरी से निकाल दें, और साथ ही साथ बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ज़रूर छिड़काव करें। कभी भी बारिश से या अनियंत्रित सिंचाई से यदि पानी भर भी जाता है पौधशाला में तो उसको तुरंत निकालें, नहीं तो अधिक आर्द्रता से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी। इस बात का किसान विशेषतः ध्यान रखें। खेत में 25 से 30 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 120 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस एवं 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इस प्रकार खेत को तैयार करने के बाद खेत में फूल गोभी लगाना बेहद लाभकारी माना जाता है। क्योंकि फूल गोभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं इसकी खेती के लिए, तो 25 से 30 टन गोबर की खाद जरूर डालें। उसके बाद जब खेत की अंतिम तैयारी हो रही होती है, मेड़ियाँ बना रहे होते हैं, उस समय लगभग 100 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से हमें देने की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के 2 हिस्से कर सकते हैं। अभी लगभग 50 किलो हम मेड़ी बनाने के समय डाल सकते हैं, और जो बची हुई 50 किलो है वो लगभग 1.5 महीने की जब फसल हो जाती है, मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं, उस समय मिट्टी में मिला करके और मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी फूलगोभी में विशेष महत्व है। इसमें बोरॉन और जो मोलिब्डेनम है, और आजकल देखते हैं कैल्शियम की कमी भी फूलगोभी में दिखाई देती है। जो फूल के आसपास के जो पत्ते होते हैं उनमें कालापन दिखाई दे जाता है ऊपर से, तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। इन सब की कमी के लिए यदि बोरेक्स हर 3 साल बाद में 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल सकते हैं, और कैल्शियम के लिए जैसे चुना है उसको 300 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जा सकता है। ऐसा करने से किसानों के जो पोषक तत्वों की समस्या है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ आज के दिन मल्टीप्लेक्स जैसे कई सारे सूक्ष्म तत्वों के मिक्सचर भी उपलब्ध हैं, उसको भी लगभग 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि किसान भाई डाल देते हैं, जैसे गुड़ाई के समय जो 35 से 40 दिन बाद में गुड़ाई करते हैं उस समय मिला देते हैं, तो उससे भी ये समस्या कम हो जाती है। उनकी गोभी की जो गुणवत्ता है वो अच्छी निकल के आती है। ऐसे खेत में फूलगोभी की फसल की पैदावार काफी अच्छी होती है। उन्नत किस्में उगाए जाने के आधार पर फूलगोभी को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसकी स्थानीय और उन्नत दोनों प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। इन किस्मों पर तापमान एवं प्रकाश अवधि का बहुत प्रभाव पड़ता है, अतः इसकी किस्मों का चुनाव और उपयुक्त समय पर बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। यदि अगेती किस्म को देर से और पछेती किस्म को जल्दी उगाया जाता है तो दोनों में शाकीय वृद्धि अधिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप फूल छोटा हो जाता है और विलंब से लगते हैं।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगेती फूल गोभी के पौधे छोटे रहते हैं, तो उसके लिए जो अंतरण है वो 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का दूरी रखें, पंक्ति से पंक्ति का, और लगभग 1 फीट है वो पौधे से पौधे की दूरी रखें। जो मध्य अगेती या मध्य पछेती या पछेती समूह की किस्में हैं, उन सब के लिए लगभग 2 फीट का फैसला पंक्तियों में रखें और 1.5 फीट के आसपास जो फैसला है वो पौधे से पौधे के बीच में रखें। इनसे पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी आकार के फूल निकल के आते हैं। फूल गोभी के बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते हैं, अतः बीज को पहले पौधशाला में बुआई करके तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिरोपण के लिए लगभग 75 से 100 वर्ग मीटर में पौध उगाना पर्याप्त होता है। बुआई के लिए बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या किसी अच्छी संस्था से लें। बीज को लगाने से पहले बीजोपचार अवश्य करें, जिससे फसल पर कीटों का प्रकोप न होने पाए। फूल गोभी की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, जैसे कि कीट प्रबंधन। इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि विशेष में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं फूल गोभी के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले आपने फूल गोभी की विशेषताओं और इसके साथ ही इसके फसल प्रबंधन के बारे में जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले खरपतवार या कीटों से किस तरह से छुटकारा पाया जाए, और इस बारे में कुछ बेहद ही खास जानकारियां दी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर श्रवण सिंह ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। फूल गोभी की फसल में खरपतवार नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए खेत की जुताई के समय ही खरपतवार नियंत्रण दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भी जब खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उन्हें निराई गुड़ाई कर खेत से निकाल दें। इस दौरान जब जड़ें दिखाई देने लगे तो उन पर मिट्टी चढ़ा दी जाती है। फूल गोभी की फसल को वैसे तो रसायनों की जरूरत नहीं होती, लेकिन पौधों पर काला सड़न रोग, तितली रोग व चेपा रोग जैसी बीमारी का प्रकोप दिखने पर कीटनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाना बेहतर होता है। ये समझने के लिए हम देखें कि अगेती जो फूल गोभी है उसमें 2 बीमारियां महत्वपूर्ण हैं, एक काला सड़न और दूसरा काला पत्ती धब्बा रोग। इसमें आप देख पा रहे होंगे काले धब्बे यहाँ बने हुए हैं। ये काले धब्बे जो हैं ये पत्ती धब्बा रोग है और ये मुख्यतः अगेती समूह में आता है या जो पछेती समूह है उसमें कभी कभी दिखाई देता है, क्योंकि इसके लिए अधिक तापमान और अधिक नमी चाहिए। ये बाकी सभी फसलों में इतना नुकसान नहीं करता, मध्य अगेती या मध्य पछेती में ये नुकसान नहीं करता है। दूसरी जो बीमारी है वो काला सड़न की है। इसमें आप देख रहे हैं, किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि इसमें यहाँ पे जो ऐसे आकार के धब्बे बनते हैं ये काला सड़न है। ये एक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और जो पहले दिखाया वो फंगस से होता है। तीसरी जो बीमारी है वो डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, इसको चूर्णी लासिता बोलते हैं। इसको आप देख रहे हैं ऊपर से पत्ते ऐसे पीलेपन दिखाई देते हैं, अविकृत आकार के धब्बे दिखाई देते हैं, और जब नीचे की तरफ देखते हैं ऐसे सफेद चूर्ण दिखाई देता है सुबह सुबह। तो ये जो समस्या है ये मध्य अगेती और मध्य पछेती 2 समूह की ज्यादा है। तो इसलिए किसान भाई विशेषतः ध्यान रखें कि मध्य अगेती में एक ही बीमारी महत्वपूर्ण है। उसके लिए यदि वो बीमार पत्तों को हटाते हैं और यदि ज़रूरत पड़ती है तो यदि साफ का 1 स्प्रे कर देते हैं या रिडोमिल का 1 स्प्रे कर देते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, तो ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है। जो अगेती समूह में काला सड़न है उसके लिए यदि कॉपर सल्फेट लगभग 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव किया जा सकता है, और बीमार पत्तों को खेत से हटा करके किसी गड्ढे में डालें। ये एक आसान तरीका है। और जो पत्तों के ऊपर गोल आकार के धब्बे बनते हैं उसके लिए यदि डाइथेन M45 का स्प्रे किसान भाई करते हैं या मैंकोजेब का स्प्रे करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, तो वो बीमारी भी रुक जाती है। बस इसका 1 या 2 स्प्रे करने मात्र से ये समस्या रुक जाती है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि बीमार पत्तों को खेत से निकाल करके किसी गड्ढे में जरूर दबाएं, नहीं तो दूसरे पौधों में भी फैलाने का कार्य करेगा। यदि कीड़ों की बात करें
तो फूल गोभी में एक मुख्य कीड़ा है तंबाकू की सुंडी अगेती फूल गोभी में, एक गोभी की तितली जो साल भर अलग अलग समूह में आती रहती है, और जो पछेती समूह है उसमें हीरक पृष्ठ पतंगा कीट। ये 3 महत्वपूर्ण कीड़े हैं। इन सब का एक विशेष ध्यान रखने की बात है, यदि आप सुबह या शाम के समय खेत में किसान भाई घूमते हैं तो दूर से ही पत्ते ऊपर से खुरचन के दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए उसके नीचे बहुत सारे कीड़ों का झुंड है। तो ऐसे पत्तों को किसान भाई निकाल करके अपने खेत से बाहर करें और ज़्यादा कीड़े खेत में ना बनने दें। ये एक सबसे आसान तरीका है। दूसरा ये कि आप ट्रैप्स लगाइए, जो फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं, उसको गंध पास जिनके कहते हैं, वो 12 से 15 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर लगाएं। उसमें नर कीट सब इकट्ठे होकर के मर जाएंगे और जो है उससे ज़्यादा कीड़े नहीं बनेंगे। ये दूसरा अच्छा उपाय है। और तीसरा, ज़रूरत पड़ती है तो जैसे इंडोक्सीकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या स्पाइनोसैड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। ये सारे स्प्रे हैं, ये फूल गोभी बनने की अवस्था से पहले ही करने हैं, उसके बाद में करने से कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। साथ ही साथ कभी कभी चेपा भी फूल गोभी में या कभी कभी किसानों को पत्ता गोभी में भी दिखाई देता है। उसके नियंत्रण के लिए यदि कॉन्फिडोर 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसका भी नियंत्रण किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 1 या 2 स्प्रे बीमारियों के नियंत्रण के लिए और 1 या 2 स्प्रे ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ों के नियंत्रण के लिए इतने ही गोभी में ज़रूरत होती है। इसके ज़्यादा कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है। फूल गोभी की फसल को तैयार होने में किस्म के हिसाब से अलग अलग समय लगता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई एक वर्ष में फूल गोभी की खेती कर 3 से 4 बार तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जब फूल गोभी की फसल में फूल पूरी तरह से आ जाते हैं, उस दौरान फूल की कटाई कर ली जाती है। इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि समय पर फूल की कटाई ना होने पर फूल खिल जाते हैं, जिनका बाजार में सही मूल्य नहीं मिलता। किसान भाइयों, फूल गोभी की कटाई के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि फूल गोभी आकार में ठोस दिखाई देने लगे तभी फसल की कटाई करें। फूल गोभी को काटने के तुरंत बाद बेचने के लिए मंडी भेजना चाहिए। फूल गोभी की कटाई हमेशा सुबह या शाम में करनी चाहिए, जिससे फूल गोभी ताजी बनी रहे। फूल गोभी की कटाई में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि फूल हमेशा ठोस आकार का और ये जो उसकी सरफेस है उसको वो प्रॉपर सही आकार की हो, तभी उसकी कटाई करें। यदि ये निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उसका बाजार में कोई भाव नहीं रहता है, उसके अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। तो इसलिए किसान भाई विशेषतः इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ नीचे इसके साथ जो ये लीव्स जो डंठल लगे हैं, इसको जैकेट लीव्स बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके साथ काटें और इसको लगभग इतना काटने के बाद इसको ऐसे तैयार करके और किसी अच्छे बोरों में या फिर जो बास्केट बनी होती है उसमें भर के उसको विपणन के लिए ले जा सकते हैं। फूल गोभी की खेती उचित और उन्नत तरीके से की जाए तो इससे अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो जाता है। फूल गोभी का शुरुआती भाव प्रारंभ से ही काफी अच्छा होता है। जो अगेती फूल गोभी की खेती है उसमें मुनाफा अधिक होता है, पैदावार जरूर कम है लेकिन मुनाफा अधिक है क्योंकि बाजार भाव उस समय अधिक मिलता है। जो मध्य अगेती या मध्य पछेती हैं उसमें पैदावार अधिक होती है, बाजार भाव कम होता है, उसके बावजूद भी अच्छा मुनाफा किसान भाइयों को होता है। और जो पछेती समूह की किस्में हैं उसमें बाजार भाव भी ठीक ठाक मिल जाता है और पैदावार भी ठीक मिलती है, तो वहाँ पर भी किसान भाइयों को अच्छी आमदनी है वो हो जाती है। आजकल अलग अलग रंग की फूल गोभी भी बाजार में आने लगी है। युवा किसान फूल गोभी की उन्नत किस्मों व अगेती फसल की पैदावार कर अधिक मुनाफा कमाकर रोजगार का एक बेहतर विकल्प बना सकते हैं। इसके साथ साथ यदि बात करें कुछ अलग प्रकार के जो प्रयास जारी हैं, उनमें एक बैंगनी फूल गोभी तैयार करने का और एक ऑरेंज फूल गोभी तैयार करने का भी प्रयास जारी है। उसमें बैंगनी जो फूल गोभी है उसमें एंथोसायनिन बहुत अधिक मात्रा में होता है और वो हमारे शरीर में विशेष महत्व रखता है। 2 महत्वपूर्ण बातों के लिए, एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है, जो शरीर में जो कैंसर रोधी तत्व हैं उसके रूप में वो कार्य करता है, साथ ही साथ जो खून को पतला करने का भी कार्य करता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है संतरी फूल गोभी या ऑरेंज कॉलीफ्लावर की, तो उसमें बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में है और वो हमारी आंखों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए ये 2 प्रयास भी पूसा संस्थान में जारी हैं और जल्दी ही इनकी आने वाले वर्षों में अच्छी किस्में किसान भाइयों के लिए उपलब्ध होंगी। फूल गोभी का आजकल गुजरात, महाराष्ट्र और वाराणसी से निर्यात भी होने लगा है।
जो विदेशी मुद्रा अर्जन का रास्ता तैयार कर रही है। ड्रिप इरिगेशन के साथ फूल गोभी की पैदावार है वो बहुत अच्छी आती है, और साथ ही साथ यदि फर्टिगेशन करते हैं, ड्रिप के साथ यदि न्यूट्रिएंट भी अप्लाई करते हैं तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं, यदि उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो भी फूल गोभी की पैदावार बहुत अच्छी आती है। तो किसान भाई इनको करके आप पानी भी बचा सकते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट की मात्रा भी बहुत कम कर सकते हैं या उनका यूज भी कम कर सकते हैं, ताकि अधिक पैदावार भी मिले और प्रकृति को भी उसमें फ़ायदा हो। तो ऐसी भी जो सरकारी स्कीमें चल रही हैं उनका किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ यदि विदेशों में भेजने की भी बात करें तो बहुत सारे इसका निर्यात है वो फूल गोभी का वो शुरू हुआ है देश के कई क्षेत्रों में, गुजरात हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, तो उन क्षेत्रों में अभी बनारस हो या इस ऐसे क्षेत्र हैं इनकी भी निर्यात की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस फसल की, तो किसान भाई उसका भी फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले किसान ओम प्रकाश परंपरागत खेती कर रहे थे, जिसमें उन्हें फायदा नहीं हो रहा था, जिससे वो परेशान रहते थे। इसी बीच दूसरे किसानों व कृषि वैज्ञानिकों ने उन्हें फूल गोभी की खेती व उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया, तो उन्होंने फूल गोभी की खेती करने का मन बनाया। ओम प्रकाश पिछले 2 से 3 साल से फूल गोभी की खेती ही कर रहे हैं। फूल गोभी की खेती से उन्हें बेहतर फायदा मिल रहा है। इस बारे में आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। लगभग मैं फूल गोभी वाली 3-4 साल से खेती कर रहा हूँ। ये पहले जोधपुर से या सरकारी संस्था या कृषि विश्वविद्यालय से इनका बीज लेना पड़ता है। बीज लेने के बाद ये जुलाई अगस्त के इसके बीज की कैरी डलती है। पहले कैरी डलने के बाद ये 25-30 दिन में इनकी कैरी तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद इनको आगे खेत में ट्रांसफर करना पड़ता है। ट्रांसफर करने के बाद 55-60 दिन में ये तैयार हो जाती है। तो ये थी फूल गोभी की खेती से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही अहम जानकारियां। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां किसी और खास विषय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।